बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर MCQs ऑफ द चैप्टर 3, 4 एंड 5 मैथमेटिकल मेथड के उसके ऊपर है। स्टार्ट करते हैं अपने MCQs। कल मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको मैट्रिसेस से रिलेटेड जो है वो बेसिक डेफिनेशंस रिवाइज कराई थी। होप्स हो कि आपने देख लिया होगा। आज हम MCQs करते हैं उन डेफिनेशंस की बेस पे। जी, आपके सामने MCQs नंबर 1 रखा हुआ है। द मैट्रिक्स इज़ ए ये ए मैट्रिक्स है आपके पास। अब इस मैट्रिक्स को आपने बताना है ये कौन सा मैट्रिक्स है, इवन मैट्रिक्स है, ऑड मैट्रिक्स है, स्केलर है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है ही, हम सब जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं 1 1 होते हैं और उसके बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं 0 होते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर होता है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो बराबर हैं। तो और साथ ही साथ हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, दो तरह के मैट्रिसेस पढ़े थे जिनमें मेन डायगोनल नॉन ज़ीरो होता है और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। एक हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, एक हमने जो है स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा था। और डायगोनल मैट्रिक्स में हमने देखा था कि हमारी मेन डायगोनल की एंट्रीज़ जो हैं उनका सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो मेन डायगोनल में इस वक्त आपका 9 और 9 रखा हुआ है, ये सेम है। और जब आपकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो जाएं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बल्कि स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। नंबर 2 पे देखें जी, आपके पास है फाइंड दी मैट्रिक्स प्रोडक्ट। आप मैट्रिक्स प्रोडक्ट फाइंड करें इफ़ ए और बी आपके पास ये है। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, जो मैंने आपको प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताई थी कि प्रोडक्ट तब हो सकता है जब दोनों के ऑर्डर्स को आप चेक कर लें। अब पहला जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। इसका जो ऑर्डर बनता है वो 2/3 है। और जो दूसरा है इसका 3/2 है। तो इनके मैट्रिसेस पहले के कॉलम्स और दूसरे के रोज़ जो के बराबर है, इसलिए ये प्रोडक्ट हो सकता है। और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इनके प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। उसका ऑर्डर होगा जी 2/2। तो अब आपने ये देखना है कि आपके आंसर में जो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसको देखें कि किस ऑप्शन में है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी 2/2 ऑर्डर है और इसमें भी 2/2 ऑर्डर है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं ऑप्शंस आपके गलत हैं। अब इसमें से आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये है कि अपनी पहली रो चेक करनी है। एक रो को फटाफट चेक कर लें। जैसे इसकी पहली रो इसकी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो आपके पास 3 - 9 आता है। 3 - 9 जब आप करते हैं तो -6 आता है। तो इसकी पहली एंट्री जो है वो -6 है, जबकि ये -12 है। तो ये रॉन्ग हो गया। बस आपको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नियरेस्ट चेक करने की ज़रूरत है। बाकी सारे करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसमें क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शंस ऑर्डर वाइज तो ठीक थे, लेकिन उसमें से एक को रॉन्ग करना था, एक को एलिमिनेट करना था, तो वो हमने पहली ही एंट्री बस देख के चेक कर लिया। तो आपका डी ऑप्शन जो है आप टिक करेंगे, ये डी ऑप्शन आपका ठीक है। इसके बाद देख लें क्वेश्चन नंबर 3 पे ए और बी आपके कोई से 2 मैट्रिसेस हैं। आप फटाफट इनका 2a + 3b करके देखें। सबसे पहले तो ये कि इन दोनों को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ए को, और A3 को, बी को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहली बात ये कि किसी भी स्केलर को जब आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं करता। अगर आपका इस वक्त मैट्रिक्स जो है वो 1/2 है ऑर्डर का, तो वो 1/2 ऑर्डर का ही रहेगा। ये भी 1/2 ऑर्डर का है, ये दोनों 1/2 ऑर्डर के हैं, ये 1/2 ऑर्डर के ही रहेंगे। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनके ऑर्डर चेंज नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि चूँकि इनके ऑर्डर सेम है इसलिए ये ऐड हो सकते हैं। तो जब भी एडिशन का प्रोसेस हो तो सबसे पहले ये चेक कर लें कि आया क्या ये ऐड हो सकते हैं मैट्रिसेस। तो आपने इनका ऑर्डर चेक कर लिया, इनका ऑर्डर सेम था और ये ऐड हो सकता है। तो अगर आप इसकी पहली एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास -10 आता है, और इसकी पहली एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3 आता है। -10 + 3 जो है आपके पास आंसर जो है वो 7 देता है, -7 देता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। इसके बाद नेक्स्ट है जी आपके नंबर 4 पे देख लें फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए का इन्वर्स फाइंड करें इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है। बिकॉज इन्वर्स जो है वो डिपेंड करता है डिटर्मिनेंट पे। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो आपका 0 आ जाए तो फिर वो इन्वर्टेबल नहीं होता। तो सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट चेक करें। डिटर्मिनेंट -5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आया, और साथ ही 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो -0। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास -20 आता है। अब फॉर्मूला क्या होता है इन्वर्स फाइंड करने का? इन्वर्स भी किसी भी मैट्रिक्स का होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट तो आपके पास -20 है, और एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का? एडजॉइंट जो है वो इस मैट्रिक्स का इस तरह से फाइंड होता है
कि आपके पास जो मेन डायगोनल की एंट्रीज़ हैं वो आपकी हो जाती हैं जी इंटरचेंज। 4 और -5 आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, और जो दूसरे डायगोनल की एंट्रीज़ हैं उनके सिर्फ सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया एडजॉइंट। और अगर आप इसको -20 से डिवाइड करते हैं तो आप देख लें 1/-20 करते हैं तो आपके पास आंसर जो है -1/5, 1/5, और इसकी जगह आएगा आपके पास 1/4 और यहाँ 0, 0 एंड 1/4। तो अब देख लें आपका कौन सा आंसर जो है इसमें ठीक है। -1/5, 1/5, 0 एंड 1/4, ये आपका बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। इसके अलावा 5 नंबर पे देखें, वेदर द मैट्रिसेस आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अब आपने ये चेक करना है कि दोनों मैट्रिसेस जो लिखे हैं ये क्या एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। तो इसके लिए आप ये चेक कर लें कि आपके इस मैट्रिक्स का ये लग रहा है जैसे इसका इन्वर्स बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में भी जैसे डिटर्मिनेंट डिवाइड किया हुआ है। तो आप पहले वाले का ज़रा वो चेक कर लें। एक और तरीका इसको चेक करने का कि अगर इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो फिर ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं। तो आप मेरे ख्याल से इसी तरीके से चेक कर लें तो आपके ये बेहतर होगा। जब आप इसकी फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है -1 + 2, और इसकी फ़र्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है -2 + 1, और साथ ही साथ इसकी सेकंड रो को जब आप फर्स्ट कॉलम से यहीं से मेरे ख्याल से मैं यहीं पे स्टॉप हो जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तो आंसर आपके पास पहली एंट्री आती है 1 और यहाँ पे भी पहली एंट्री आती है 1। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ज़ाहिर है 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पे 0 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे आपके पास आ रहा है 1। तो आप देख लें आपके पास जो है आप देख लें आपके पास जो है वो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा। इस वजह से ये इसका मतलब है इनके प्रोडक्ट से आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ रहा। तो बाकी रो को मैं चेक नहीं करूँगी क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। अब आप यहीं इसी एंट्री से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस नहीं है। तो आप नो का ऑप्शन लगाएंगे। अच्छा जी, इसमें आपको जो सेकंड रो फर्स्ट रो को मैंने मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास आया था 1 आता है, लेकिन सेकंड रो को मल्टीप्लाई करने से मैंने दोबारा देखा है ये आपके पास आता है -1/2 + 1 आता है, सॉरी। तो वो -1/2 + 1 भी आंसर आपके पास 0 तो देता नहीं है, 1/2 देता है। तो अगेन जो है वही हमारा नो ऑप्शन जो है वही ठीक होगा। उसके बाद 6 नंबर पे देखें, 6 नंबर पे आपके पास है डिटर्मिन वेदर द मैट्रिक्स इज़ इन्वर्टिबल। अब वही आपने देखना है कि क्या ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। तो आप डिटर्मिनेंट से किसी मैट्रिक्स को चेक करते हैं कि क्या वो इन्वर्टिबल है, और अगर इन्वर्स चेक करना कि क्या ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं तो उसको आप देखते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ये अब मिसाल के तौर पे इस मैट्रिक्स का नाम ए है और ये मैट्रिक्स जो है आपके पास बी है। ए को चाहे आप बी से मल्टीप्लाई कर दें और बी को चाहे आप ए से मल्टीप्लाई करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों केसेस में आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए तो ही ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होंगे, ये बात याद रखिएगा। तो इसमें ये मतलब ना कीजिएगा कि पहले ए को रखें बाद में दूसरे वाले को रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं तो उनकी जगह कहीं भी हों, ए को बी से करें या बी को ए से करें, आंसर में आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना चाहिए अगर ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप ये देखें कि डिटर्मिन वेदर द मैट्रिक्स इज़ इन्वर्टिबल। आप इसका वो निकाल लें एडजॉइंट डिटर्मिनेंट, वहाँ से आपको पता चलेगा 6 4 20 -3, तो आपके पास आंसर जो है वो 17 आता है। यानी कि ये इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो है आपके पास, यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट है जी आपके पास, अब नेक्स्ट है जी आपके पास ये एक डिटर्मिनेंट रखा हुआ है और ये दूसरा डिटर्मिनेंट। अच्छा, मैंने कल डिटर्मिनेंट की तो आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं बताई, आपको मैट्रिसेस की बताई थी। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ होप्स हो कि आपको पता चल गई होंगी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो उसके तमाम नंबर से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। और लेकिन डिटर्मिनेंट में ये फ़र्क है। डिटर्मिनेंट में अगर आपने किसी नंबर से, फॉर एग्जांपल ये जैसे डिटर्मिनेंट है, आपने किसी नंबर से डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है और वो नंबर के है, तो आप तमाम एंट्रीज जाके उस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होती हैं, बल्कि इसमें इस तरह से होता है कि आप किसी एक वक्त में किसी एक जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो जो प्रोसेस मैं आपको रो के लिए बता रही हूँ वो आप कॉलम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा।
कि अगर आपने किसी नंबर से जाके किसी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है तो इसमें पहले आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप उस डिटर्मिनेंट की किस रो या किस कॉलम से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम या एक रो से मल्टीप्लिकेशन होने की सलाहियत होती है। तमाम रोज़ या तमाम कॉलम से वो मल्टीप्लाई नहीं होता मैट्रिक्स की तरह। ये फ़र्क है मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में। दूसरी बात ये कि जैसे मैट्रिक्स में आपने जैसे इक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म आप मैट्रिसेस की पढ़ते हैं, उसमें आप बहुत से प्रोसेसेस लगाते हैं। आप किसी मैट्रिक्स की किसी एंट्री को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, किसी कॉलम के साथ भी यही काम करते हैं, उससे मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जब आप डिटर्मिनेंट के ऊपर ये सारा काम करते हैं तो डिटर्मिनेंट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। अगर आप किसी रो को किसी एंट्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उसको बैलेंस करने के लिए उसी नंबर से बाहर डिवाइड भी करना पड़ता है। ये 2-4 बातें हैं, आप इसको नोट कर लें। यानी कि अगर आप इस डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम को किसी नंबर से, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि इसकी मैं फ़र्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, तो ए से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस करने के लिए बाहर ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर अंदर डिवाइड करना है तो बाहर बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा आप जो है किसी भी रो को अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हैं किसी दूसरी रो के साथ, जैसे आपकी पहली रो है आप इसको सेकंड रो के साथ इंटरचेंज करना चाहते हैं, या यही ऑपरेशन कॉलम के ऊपर लगाना चाहते हैं कि पहला कॉलम दूसरे कॉलम से इंटरचेंज करना चाहते हैं, जहाँ पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम चला जाए, जहाँ दूसरे की जगह पहला आ जाए। तो ये काम जब आप करते हैं, इनके कोई से दो रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। मैट्रिसेस में इंटरचेंज करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिटर्मिनेंट में जब हम इंटरचेंज करते हैं तो आपको अच्छी तरह याद है कि आप क्या करते हैं, नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। यानी कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज करूँगी तो बाहर आपके पास जो नया बनने वाला मैट्रिक्स होगा उसकी पहली पोजीशन पे आपके पास अगर ये मैट्रिक्स आ जाएगा और ये मैट्रिक्स दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा तो उसके साथ बाहर में एक माइनस भी ऐड कर लूँगी। तो जितनी दफ़ा आप ये प्रोसेस करते जाएंगे उतनी दफ़ा आप बाहर माइनस ऐड करते जाएंगे, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर आपने एक दफ़ा कोई ये ऑपरेशन लगाया तो एक माइनस लगेगा, अगर 2 दफ़ा आपने इंटरचेंज किया तो ये 2 दफ़ा माइनस बाहर लगेगा और वो फिर वापस प्लस हो जाएगा। सो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो आपने इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के बारे में अंदाज़ा लगाना है कि ये दोनों क्या, डिटर्मिनेंट्स के बारे में अंदाज़ा लगाना है, क्या ये दोनों डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं, क्या इनको सम करने से ज़ीरो आता है, क्या इनके दरमियान इस तरह का रिलेशन है। अब आप ये देखें कि आप चूँकि इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में हैं और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं, तो आप इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगाऊं तो आप देखेंगे कि ये डिटर्मिनेंट जो है इस डिटर्मिनेंट के बराबर बन जाता है, लेकिन सिर्फ माइनस का फ़र्क आता है। यानी कि आप कह सकते हैं डेल्टा 2 जो है वो माइनस टाइम्स डेल्टा 1 के बराबर है। कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा काउंट करती है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आप अपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। अब आप इसमें देखें मैंने क्या किया, मैंने फ़र्स्ट जो मुझे नज़र आ रहा है, जितनी मेरी प्रैक्टिस है, आप फर्स्ट रो को आप रो से कर लें या कॉलम से कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं फ़र्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई करूँगी, सेकंड रो को बी से मल्टीप्लाई करूँगी और थर्ड रो को मैं सी से मल्टीप्लाई करूँगी और इन्हीं को बैलेंस करने के लिए बाहर ए बी सी से डिवाइड भी कर दूँगी। ए बी सी से मैंने कर दिया डिवाइड और अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया फ़र्स्ट रो को ए से, सेकंड रो को बी से और थर्ड रो को सी से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो सेकंड कॉलम है उसमें ए बी सी कॉमन है। तो अगर आप कॉमन निकालना चाहें, बिल्कुल इसी तरह से जैसे किसी एक रो को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से अगर डिटर्मिनेंट में से आपने कुछ कॉमन निकालना है तो वो आपने पूरी 9 की 9 एंट्रीज में से कॉमन नहीं निकालना, बल्कि आपने किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से भी कुछ कॉमन हो तो आप निकाल सकते हैं। ये वाला प्रोसेस जो है ये मैट्रिसेस के प्रोसेस के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि मैट्रिक्स में जब आप किसी नंबर को कोई कॉमन निकालना हो नंबर तो वो सारी एंट्रीज में कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में भी आपका कॉमन हो तो आप उसे कॉमन निकाल सकते हैं। कि देखिए आपने कॉमन निकाल लिया ए बी सी 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब आपका ये कैंसिल हो गया। ठीक है जी, इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ। आपके पास बन गया ए बी सी 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपके पास नया डिटर्मिनेंट बन गया। अब ये डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करें,
आप रो 1 को और रो कॉलम 1 को और कॉलम 2 को आपस में रिप्लेस कर दें। जब आप इनको आपस में रिप्लेस करते हैं तो बाहर एक माइनस का साइन आता है, और माइनस का साइन आता है तो आपके पास ये बन जाता है 1 1 1 ABC और A² B² C²। C कॉलम वहीं रहता है। उसके बाद आप क्या करें, आप इसका ट्रांसपोज ले लें। अच्छा, एक और चीज़ में मैं बता दूं कि किसी डिटर्मिनेंट के, किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आपका मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वैसे ही ट्रांसपोज होता है जैसे आप जो है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें या उसके डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स के ऊपर कोई नेगेटिव सिंबल नहीं आता या कुछ नहीं आता। जैसे आपने मैट्रिक्स का लिया था वैसे ही आप उसके डिटर्मिनेंट का भी ले सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट के जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आपके ये एक और चीज़ याद रखें कि किसी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज का आंसर और मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर और डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लेने का आंसर, यानी कि आप डिटर्मिनेंट का आंसर निकालें या डिटर्मिनेंट के ट्रांसपोज का आंसर निकालें, आपका आंसर जो है वो सेम होता है, वो बराबर होता है। तो ट्रांसपोज लेने से आपके मैट्रिक्स पे तो फ़र्क पड़ सकता है, मैट्रिक्स के आंसर पे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आपकी एक डिटर्मिनेंट के ऊपर ट्रांसपोज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखिएगा। तो आपने बड़े आराम से यहाँ पे ट्रांसपोज ले लिया। जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो 1A² 1B B² और 1C बन जाता है, और ये वही बनता है जो आपके पास डेल्टा 1 है। ये देखिए माइनस टाइम्स डेल्टा 1 बन गया। अब आप इसे डेल्टा 1 में जब ऐड करते हैं तो आपके पास डेफिनेटली आपके पास 0 आंसर आता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है आप इसको टिक करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है द वैल्यू ऑफ दिस। आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि आप इसमें कॉमन क्या निकालें। अगर आप इसमें कॉलम वाइज कुछ कॉमन निकालना चाहते हैं तो देखिए फर्स्ट कॉलम में 5 की पावर 2 जो है वो कॉमन है। थर्ड कॉलम में, सेकंड कॉलम में 5 की पावर 3 कॉमन है, और थर्ड कॉलम में 5 की पावर 4 कॉमन है। तो जब आप इस तरह से कॉमन निकालते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4, तो टोटल पावर आपके पास बनती है 5 की पावर 9। तो 5 की पावर 9 जो है आप कॉमन निकल जाती है आपके पास। जब 5 की पावर 9 आपका कॉमन निकलता है तो अंदर क्या बचता है, अंदर आपके पास है यहाँ 5 और यहाँ आपके पास बचता है 5²। इसी तरह से आपके पास 1 5 और 5 की पावर 3 निकल गई 5², और इस तरह से 5 4 निकल गया तो 1, 5 की पावर 4 निकल गया तो आपके पास 5 की पावर 1, और 5 की पावर आपके पास 4 निकल गया तो 5 की पावर 2। अब आप इसमें देख रहे हैं इसमें आपके पास तीनों कॉलम सेम आ गए। अच्छा, डिटर्मिनेंट की ये एक कंडीशन और होती है कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट में कोई सी दो रोज़ या कोई सी दो कॉलम्स अगर सेम आ जाएं उसको सॉल्व करने के बाद, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो 0 होता है। तो 0 जब 5 रेज़ पावर 9 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली आपके पास 0 देगा। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर जब हम खोलते हैं तो हमारे पास 0 आता है। नेक्स्ट है जी आपके पास ये एक और डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट का आंसर वो आपसे कह रहा है कि 0 है, इसके फिर रूट्स बना के बताएं। ये आपके पास एक इक्वेशन ही बन जाती है। तो आप इसे सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट खोलना है। अगर आप इसके फर्स्ट एलिमेंट की रिस्पेक्ट से आप खोलते हैं तो 1 माइनस एक्स आपके पास आता है। 1 माइनस एक्स आप बाहर कर लेते हैं और अंदर आपके पास x0 आता है। बल्कि आप ऐसा करें कि इसे फर्स्ट कॉलम की रिस्पेक्ट से खोल लें, क्योंकि आप के पास ऑप्शन होता है आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम की रिस्पेक्ट से डिटर्मिनेंट खोल सकते हैं। तो आप फर्स्ट कॉलम की रिस्पेक्ट से खोलें। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि आप फर्स्ट कॉलम की रिस्पेक्ट से खोलें तो आप 1 माइनस एक्स की रिस्पेक्ट से खोलेंगी तो आपके पास ये चीज़ आएगी और माइनस करके आगे आपके पास 2 टर्म 0 हो जाएंगी, आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से खोलें कि आपके पास फर्स्ट कॉलम की रिस्पेक्ट से 1 माइनस एक्स आए और अंदर आपके पास था x0 0x। इस डिटर्मिनेंट को जब आप खोलते हैं तो आपके पास आता है x²। अब ये चीज़ जो है इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ से जो x के आंसर निकलते हैं, एक आंसर निकलता है 1 और एक आंसर निकलता है आपका x का 0। 0 और 1 दो आंसर्स आपके निकलते हैं। तो आप अपने बी ऑप्शन पे टिक करेंगे।
नेक्स्ट है जी आपके पास 11वें नंबर पे आपका ए मैट्रिक्स है ये और बी मैट्रिक्स है, देन ए प्लस बी का इन्वर्स फाइंड करें। इसके ऑप्शंस में देखें, इसके ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया हुआ है इसका इन्वर्स। देखिए सबसे पहले तो ये कि आप इनको क्या ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों के ऑर्डर्स जो हैं वो सेम हैं, 2/2 आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑप्शन कि डज़ नॉट एग्जिस्ट, तो ये आप जो है ऐड करने के बाद इन्वर्स आपने फाइंड करना है। तो पहले आप उसका इन्वर्स लें तो फिर किसी भी नतीजे पर हम निकलेंगे। जब आप ए प्लस बी करते हैं, आप इनको ऐड करते हैं, तो आपके पास जो आंसर आता है मैट्रिक्स की फॉर्म में वो आता है 1 2 2 एंड 2। ये आपके पास मैट्रिक्स बनता है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट लें, अगर तो डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो आ गया तो फिर तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2 -4 यानी कि -2 इसका डिटर्मिनेंट आता है। इसका मतलब है ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया कि ये इसका एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आप क्या करें, आप इसका एडजॉइंट लेके इसको 2 से -2 से डिवाइड करें। जब आप एडजॉइंट लेते हैं तो आपके पास शक्ल बन जाती है एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी की 2 1 -2 -2। ये आपके पास एडजॉइंट का आंसर आता है। और इसको जब आप -2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है -1 1 1 और -1/2। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल ठीक है। 12 नंबर पे देखें, 12 नंबर पे आपके पास है ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए का स्क्वायर जो है वो आई है। यानी कि आप ये समझें कि ए का जो ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास आई है, यानी कि आप इसे समझें कि ये आपके पास इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ जाता है। तो ये देखें, अब आप जानते हैं कि एक मैट्रिक्स को ए से ही मल्टीप्लाई करने से यानी कि ए का स्क्वायर लेने से आपके पास आइडेंटिटी आ जाता है। एक और सेंस है कि जब आप किसी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं। तो अगर इस वक्त मैं ए के इन्वर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ए का इन्वर्स ए ही बनता है। तो यानी कि ए जो है वो सेल्फ इन्वर्स है। तो ए इन्वर्स इज़ ए इट्सेल्फ। ठीक है जी। हर वो मैट्रिक्स या ग्रुप्स में भी हम पढ़ चुके हैं, हर वो मैट्रिक्स या हर वो एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 होता है, वो एलिमेंट जो है वो सेल्फ इन्वर्स होता है। इसी तरह से मैट्रिक्स के ऊपर ये बात है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, आपके पास है ये 15 नंबर पे क्वेश्चन। 15 नंबर पे देखें, अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट है और आपको कहा जाता है आप इसका आंसर बताएं, तो इसको जब आप खोलते हैं तो आपके पास आता है cos 15 माइनस sin 15 और sin 15। अब आप ये देख रहे हैं ये cos का फॉर्मूला बन गया। ये cos का फार्मूला बन गया और cos का जो फार्मूला है वो बनता है जी आपके पास cos 15 + 15 यानी कि cos 30 बनता है आपके पास। और cos 30 हम जानते हैं सबके √3/2 आंसर देता है। तो आप इसके सी ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास 16 नंबर पे वैल्यू फाइंड करें इस डिटर्मिनेंट की। अब आप देखें इसमें a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे a प्लस बी और a माइनस बी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट खोलेंगे, तो आपके पास a स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर आएगा। फिर आप माइनस लगाएंगे फार्मूले का डिटर्मिनेंट खोलने की, और इसको जब आप देखते हैं तो इसमें c प्लस आयोटा डी और माइनस सी प्लस आयोटा डी यानी कि आयोटा डी का स्क्वायर और आपके पास माइनस जो है वो c का स्क्वायर खुलता है। तो आयोटा डी का स्क्वायर तो वैसे ही माइनस डी स्क्वायर खुलता है, माइनस सी स्क्वायर खुलता है, और एक माइनस आपके पास बाहर है, ये अंदर आएगा तो आपके पास टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको खोलें a स्क्वायर आयोटा खुलेगा स्क्वायर के साथ, तो प्लस माइनस एक और आ जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा। तो फाइनल आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी ऑप्शन पे आप टिक करेंगे, सी ऑप्शन पे।